हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डिजिटल वाइब्स यूट्यूब चैनल। और ये हमारा दूसरा वीडियो है जहाँ पर हम इतिहास विषय की चर्चा कर रहे हैं। पहले वीडियो में मैंने इतिहास के बारे में आपसे चर्चा की थी। आइए थोड़ा रिवीजन करते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो इतिहास का विभाजन हमने देखा था पिछले वीडियो में, और इतिहास विषय को हमने दो भागों में बांटकर पढ़ा था। एक होता है अपठित इतिहास और दूसरा होता है पठित इतिहास। अपठित इतिहास का क्या मतलब है? अपठित इतिहास का मतलब है कि ऐसा इतिहास जो पढ़ा नहीं जा सकता है, यानी ऐसा इतिहास जिसकी कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। वह इतिहास जो लिपिबद्ध नहीं है, जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसको अपठित इतिहास के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं पठित इतिहास की। तो पठित इतिहास वह इतिहास है जिसकी लिखित सामग्री हमारे पास उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। ऐसा इतिहास जो लिपिबद्ध है, जिसको लिखा जा चुका है। भाई जो लिखा जाएगा उसी को तो पढ़ा जाएगा। तो पठित इतिहास में हम लिखी हुई सामग्री का प्रयोग करके उसका वर्णन करते हैं। ये कल मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था। आगे बात करते हैं। तो कल हमने चर्चा की थी अपठित इतिहास में दो भाग आते हैं। एक आता है प्रागैतिहासिक काल और एक आता है आद्य ऐतिहासिक काल। यानी प्रागैतिहासिक काल का मतलब मैंने समझाया था। प्रागैतिहासिक काल दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राक प्लस इतिहास। प्राक मतलब प्राचीन। प्राचीन जो इतिहास है वो अपठित इतिहास है। 99% इतिहास की घटनाएं इसी प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती हैं, इसकी कोई लिखित सामग्री उपलब्ध ही नहीं है। हम केवल 1% हिस्सा लिखित सामग्री से हम उसको जान पाते हैं, लेकिन 99% घटनाएं जो हैं इतिहास की, वो सारी प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आती हैं, जिसके हमें हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। और दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जिससे अंग्रेजी में प्रोटो हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। प्रोटो हिस्ट्री के नाम से हम आद्य ऐतिहासिक काल को जानते हैं, जिसमें लिखित सामग्री उपलब्ध है लेकिन उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, उसको समझा नहीं जा सकता है, उसको अब अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हालांकि कई विद्वान दावा करते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई दावा क्लेम नहीं हुआ है, साबित नहीं हुआ है पुरातत्व विभाग की ओर से कि आद्य ऐतिहासिक काल की जो लिपि है वो पढ़ी जा चुकी है। ये दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक हमने इसका पता नहीं लगा पाया है। वो आद्य ऐतिहासिक काल है और प्रागैतिहासिक काल आप समझ चुके हैं। बाकी हमने कल बताया था पठित इतिहास। तो पठित इतिहास में तो बचा कुचा जो हिस्सा है जिसे हिस्ट्री कहते हैं, वह लिखित सामग्री वहाँ उपलब्ध होती हैं और ऐतिहासिक काल में हम उनका वर्णन करते हैं। तो अपठित इतिहास में आएगा प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री, और पठित इतिहास में आएगा आपका हिस्ट्री, प्योर हिस्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हमने समझा था इतिहास का अर्थ क्या होता है। इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति धन ह धन आस। इति का मतलब होता है ऐसा, ह का मतलब होता है ही, और आस का मतलब हुआ था, यानी ऐसा ही हुआ था। हुआ था यानी पास्ट की बात कर रहे हैं, अतीत का अध्ययन। तो अतीत के अध्ययन को ही इतिहास कहा जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे इतिहास क्या है। तो इतिहास यानी ऐसा ही हुआ था, ये हमको बताता है, यानी अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। अब बात करें, कल बात की थी हमने अपठित इतिहास में हमको क्या क्या पढ़ना होता है। पुरातत्व विज्ञान पढ़ते हैं, पाषाण काल पढ़ते हैं और सभ्यताएं पढ़ते हैं। यानी अपठित इतिहास जिसकी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, उसको हम पुरातत्व विज्ञान की सहायता से जान सकते हैं, क्योंकि पुरातत्व विज्ञान एक ऐसा विज्ञान होता है जिसमें पुरानी वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है,
पुराने अवशेषों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो घर मिला हो, कोई इमारत मिली हो, चाहे कोई वस्तु, बर्तन, औजार, कपड़े, जो भी कुछ मिले हो, मूर्तियाँ, मोहरें, लेख, जो भी हमें मिलता है उसे हम पुरातत्व विज्ञान की ओर से हम अपने अध्ययन में उसे शामिल करते हैं। तो आर्कियोलॉजी हमको पढ़ना है, पाषाण काल पढ़ना है, स्टोन एज पढ़ना है, क्योंकि जो प्राचीन जो मानव था, तो प्राचीन जो मानव था वो बच्चों पत्थरों का उपयोग करता था, इसलिए उसे पाषाण काल कहा गया। लेकिन वो कोई लिपि का प्रयोग नहीं कर पाया था, इसलिए पाषाण काल को हम अपठित इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद हम सभ्यताओं की चर्चा करेंगे, जिसमें भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता बड़ी मुख्य सभ्यता है, उससे बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसको हम देखने वाले हैं। यह जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, तो वहाँ के लोग लिपि का प्रयोग तो करते थे लेकिन हम पढ़ नहीं पाए, इसलिए हम सभ्यताएं भी पढ़ेंगे, पाषाण काल भी पढ़ेंगे और पुरातत्व विज्ञान भी पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा, ऐसी आशा करता हूँ। आगे हमने देखा था पठित इतिहास। पठित इतिहास के बारे में हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पठित इतिहास में हम सिर्फ इतिहास की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इतिहास, प्योर हिस्ट्री की बात करते हैं। तो इस इतिहास को हम जानने की कोशिश करेंगे अभिलेख शास्त्र से और मुद्रा शास्त्र से। अभिलेख शास्त्र यानी एपिग्राफी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, यानी किसी कठोर सतह पर उकेर कर लिखा गया लेख जो होता है उसे अभिलेख कहा जाता है। और अभिलेख के अंदर आपको पता है शिलालेख भी आते हैं, रॉक एडिक्ट्स भी आते हैं और प्रशस्ति लेख भी आते हैं। कल हमने चर्चा की थी इस बारे में। तो अभिलेख शास्त्र यानी ऐसा लेख जो कठोर सतह पर लिखा जाता है, ऐसी सामग्री जो किसी धातु या किसी कठोर सतह पर लिखी जाती है उसे अभिलेख कहा जाता है। और अभिलेख बहुत जल्दी नष्ट नहीं होते हैं। एक ऐसी सामग्री है जो जीवन भर चलती रहती है, करोड़ों साल तक जीवित रहती है, क्योंकि उसे उकेर के लिखा जाता है, ये नष्ट नहीं होती है। और जो इस पर लिखा जाता है वो लिपिबद्ध होता है, उसको हम पढ़ लेते हैं, इसलिए पठित इतिहास में रखा जाता है। इसके अंतर्गत रॉक एडिक्ट्स यानी शिलालेख और प्रशस्ति लेख, ठीक है, यानी चट्टानों पे लिखे जाते हैं। पुस्तक भी हम कह सकते हैं, किताबें भी इसके अंतर्गत आ सकती हैं। और प्रशस्ति लेख के अंतर्गत किसी राजा की प्रशंसा में लिखे जाते हैं, किसी आम आदमी की प्रशंसा में लिखे जाते हैं, किसी व्यापारी, किसी पुरोहित के बारे में हमें बताते हैं। तो ये प्रशस्ति लेख होते हैं जो किसी घटना विशेष से इंस्पायर होते हैं और इंस्पायर होकर लिखे जाते हैं। अब बात करेंगे मुद्रा शास्त्र की। मुद्रा शास्त्र को हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूमिस्मेटिक यानी कॉइन्स, यानी स्टडी ऑफ कॉइन्स क्या कहलाती है? मुद्रा शास्त्र कहलाती है। यानी हम सिक्कों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि सिक्कों में भी लिपि होती है। सिक्कों में भी हमको राजाओं के नाम लिखे मिलेंगे, कोई चित्र मिलेगा, उसको हम जो लिपि होगी उसको हम पढ़ के हम पता लगा सकते हैं कि किस राजा के द्वारा कौन सा सिक्का जारी किया जाता था। तो मुद्रा शास्त्र भी पठित इतिहास के अंतर्गत ही आता है, जिसे न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। तो ये पठित इतिहास के अंतर्गत हमें दोनों हिस्सों को पढ़ना है, एपिग्राफी और न्यूमिस्मेटिक। इनसे हम पता लगाएंगे ज़्यादातर हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में। ये दो ही साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं, एक अभिलेख और एक मुद्रा। अभिलेख में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, पांडुलिपि भी आ जाएंगी, हाथ से लिखी हुई पुस्तकें भी आ जाएंगी, और कठोर सतह पर जो लेख लिखे जाते हैं वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे। ये हमने कल आपसे चर्चा कर ली थी। आगे हमने बताया था कि जो पुरातत्व विज्ञान है, आर्कियोलॉजी है, वो इस पद्धति का प्रयोग करके वस्तुओं का काल पता लगाते हैं कि किस काल की है, कितनी पुरानी वस्तु है। इसे कहते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति, C14 पद्धति, जिसकी खोज V.F. लिवी के द्वारा की गई थी, जो एक पुरातत्व विज्ञानी थे। तो पुरातत्व विज्ञान के जो अध्ययनकर्ता होते हैं उन्हें पुरातत्व विज्ञानी कहा जाता है, पुरातत्वविद कहा जाता है। तो पुरातत्व विज्ञान में हम जब देखेंगे तो C कार्बन की पद्धति के बारे में बात करेंगे। ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण आ सकता है परीक्षाओं में कि कार्बन डेटिंग पद्धति की खोज किसने की? तो V.F. लिवी के द्वारा की गई थी। और पता कैसे लगाया जाता है बच्चों? देखो, हर कोई भी वस्तु है वो कार्बन से बनी हुई है, उसमें कार्बन की मात्रा होती है, और एक कार्बन का जो कण होता है वो 11,136 वर्ष तक जिंदा रहता है। जिंदे का मतलब कोई मानव नहीं है, वो नष्ट नहीं होता है, वो मौजूद रहता है उस वस्तु में। तो 11,136 वर्ष एक कण कार्बन का जिंदा रहता है, नष्ट नहीं होता है। उसी के अनुरूप उस वस्तु में कार्बन की मात्रा अब तक कितनी बची हुई है, उसके हिसाब से हम पता लगाते हैं कि वो वस्तु कितनी पुरानी हो सकती है। इसे हम कार्बन 14 पद्धति के नाम से जाना जाता है। ये सारा हमने कल पढ़ लिया था, आपका रिवीजन भी हो गया। चलिए आज हमें क्या पढ़ना है?
वो ज़रा देखते हैं, पहली स्लाइड ज़रा देखते हैं। पहली स्लाइड हमको शुरू करनी है भारत के इतिहास से। किससे शुरू करनी है बेटा? भारत के इतिहास से हमको शुरुआत करनी है। भारतीय इतिहास हमको जानना है और भारतीय इतिहास के बारे में हम ये 3 चीज़ पढ़ने वाले हैं अभी फ़िलहाल के लिए। यानी अभी हम सिर्फ अपठित इतिहास का अध्ययन करेंगे। अभी फ़िलहाल हम शुरुआत में अपठित इतिहास के साथ चलेंगे। और अपठित इतिहास में मैंने पहले ही बता चुका हूँ, प्राचीन भारत को हम इसमें सम्मिलित करेंगे, जो कि पूरा पूरा प्राचीन भारत है वो पुरातत्व विज्ञान की सहायता से स्टडी किया जाएगा। उसके बाद हम पाषाण काल को स्टडी करेंगे। उसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे। तो सबसे पहले आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम भारत के इतिहास की चर्चा करेंगे, जिसमें हम आर्कियोलॉजी पढ़ेंगे। और आर्कियोलॉजी क्या होती है, एक पुरातत्व विज्ञान क्या होता है, यानी जब हम अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, अतीत के बचे हुए अवशेषों का अध्ययन करते हैं, उनका पता लगाते हैं कि वो किस लिए प्रयोग में ली जाती थी वस्तुएं, तो उसे हम पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। और पुरातत्व विज्ञान की सहायता से ही हम जान सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई लिपि नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो फिर हम पाषाण काल की चर्चा करेंगे, जिसमें मानव सिर्फ पत्थरों का प्रयोग करता था, पत्थरों के अलावा और कोई साधन नहीं था उसका। यानी पाषाण काल सिर्फ पत्थरों के बारे में चर्चा करेगा और यहाँ पर भी कोई लिपि नहीं मिलेगी। इसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे, जिसमें लिपि तो है लेकिन हम पढ़ नहीं सकते, तो क्या फ़ायदा, इसलिए इसको भी हम अपठित इतिहास में ही रखते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका काल है लगभग 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। तो ये पूरी जो कहानी है बेटा, एक कहानी के माध्यम से, एक स्टोरी के रूप में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी बोर होने की ज़रूरत नहीं है, एक स्टोरी के वे में हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो ये हमने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और काम की बात पर आते हैं। देखो बच्चों, आपको पता है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तो पृथ्वी का जो निर्माण हुआ था उस समय पृथ्वी बहुत गर्म थी और पृथ्वी पर एक महाद्वीप हुआ करता था बच्चों, जिसको हम पेंजिया महाद्वीप कहते थे। फिर मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ। पृथ्वी जो थी पहले, उस पृथ्वी पर केवल एक महाद्वीप हुआ करता था। आजकल 7 महाद्वीप हैं, 8 भी बताया जाता है, 8वां भी खोजा गया है, लेकिन मैं बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, आज से अरबों साल पहले की। तो उस समय पृथ्वी पर एक महाद्वीप हुआ करता था जिसे पेंजिया के नाम से जानते थे। और वो पेंजिया धीरे धीरे 2 हिस्सों में बट गया। पेंजिया कितने में हिस्सों में बट गया बेटा? 2 हिस्सों में बट गया पेंजिया। कैसे बटा 2 हिस्सों में? ये जो अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी है, यानी महाद्वीपीय विस्थापन के जो सिद्धांत है, उससे हम समझ सकते हैं कि इस पृथ्वी के 2 हिस्से हो गए। ऊपर वाले हिस्से को कहा गया अंगारा लैंड और नीचे वाले हिस्से को कहा गया बेटा गोंडवाना लैंड। और बीच में एक सागर बच गया। बीच में क्या बच गया बच्चों? एक सागर बच गया, यानी पानी बच गया, जिसे हमने टेथिस सागर के नाम से उसको नाम दे दिया। यानी एक बार फिर से आपको समझाते हैं। पृथ्वी पर पहले एक महाद्वीप था जिसे हम पेंजिया के नाम से जानते थे, और बचा कुचा जो हिस्सा था वो पानी था, जिसे पेंथालासा सागर कहते थे। लेकिन कालांतर में ये 2 भागों में बट गया, ऊपर का अंगारा लैंड, नीचे का गोंडवाना लैंड। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो हिस्सा है वो अंगारा लैंड का था और नीचे बचा कुचा जो हिस्सा था वो गोंडवाना लैंड का था, यानी 2 हिस्से हो चुके। अब आपको पता है, मैं आपको बताऊं कि हमारा जो भारत देश है, हमारा जो प्यारा भारत देश है, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा। गोंडवाना लैंड का मतलब यानी भूमध्य रेखा जो है, भले ही हम उस भूमध्य रेखा के आज ऊपर आते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट से हमारा भारत शुरू होता है, जो मुख्य भूमि है भारत की, लेकिन यह जो भारत का हिस्सा आज आप देख रहे हो, वो भारत का हिस्सा पहले अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। पहले अफ्रीका का भाग था भारत, और कालांतर में विस्थापित होते 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 ये एशिया तक पहुंच गया। एशिया से लग गया, एशिया प्लेट से जाके टकरा गया, और जब एशिया प्लेट से जाके टकराया तो हिमालय का निर्माण भी हुआ। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत आज जो हमें दिख रहा है, वो कभी कहीं ना कहीं पहले अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, तो चलिए उसी पर चर्चा करेंगे।
तो पहले भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ये आपको दिख रहा है स्लाइड में। यानी भारत किस भूमि का पार्ट है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आप बताओगे गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, आज भले ही वो एशिया महाद्वीप से जुड़ गया है, लेकिन मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ, अतीत की बात कर रहा हूँ। यानी करोड़ों साल पहले भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। गोंडवाना लैंड का हिस्सा यानी अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था, और यही अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर अलग होके 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 एशिया से जुड़ गया। अब हम पुरातत्व विज्ञान की बात कर रहे हैं, और पुरातत्व विज्ञान में हमको साक्ष्यों के आधार पर जानना होगा कि इतिहास कैसे बना। तो पुरातत्व विज्ञानी मानते हैं कि पहले आदि मानव हुआ करता था। आदि मानव के हमको साक्ष्य मिलते हैं, करोड़ों अरबों साल पहले के हमें क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं आदि मानव के। और आदि मानव को जो हम मानव हैं, देखो कई भ्रांतियां फैली हुई हैं कि हम बंदर के पूर्वज हैं, अगर यानी हमारे पूर्वज बंदर हैं, ठीक है ना, और हम आने वाली पीढ़ियों के बंदरों के पूर्वज हो जाएंगे। देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वज अगर बंदर होते तो हम आज बंदर हो चुके होते पूरी तरीके से। लेकिन हम बंदर के यानी बंदर हमारे पूर्वज नहीं हैं, तो हमारे पूर्वज कौन है, हमारे पूर्वज हैं निएंडरथल। देखो निएंडरथल एक प्रजाति है, बंदर में भी शामिल है, लेकिन जो आज हम जो लाल मुंह का या काले मुंह का बंदर देखते हैं वो वाले बंदर नहीं, निएंडरथल प्रजाति के हम बंदर हैं। ठीक है, हमारा विकास होता गया तो हम आज इस स्थिति में आ गए। आपने देखा होगा चिंपैंजी और गोरिल्ला हैं वो हमारे पूर्वज हैं एक्चुअली में। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, जो गोरिल्ला है और चिंपैंजी हैं उसी प्रजाति का एक बंदर हुआ करता था, जिसे निएंडरथल के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे, जिसे हम निएंडरथल के नाम से जानते थे। तो निएंडरथल प्रजाति के हम मानव हैं, यानी बंदर हैं, एनिमल हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जो निएंडरथल जो मानव था उसकी बुद्धि का विकास धीरे धीरे हुआ। यानी देखो आपको पता है, जब एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, वो धीरे धीरे सीखता है, चीज़ों को अनुभव से ही सीखता है। तो ऐसे हमने धीरे धीरे बुद्धि का प्रयोग किया, और जब मानव ने बुद्धि का प्रयोग किया तो उसे कहा गया प्रोटोट्यूरान प्रजाति में हम सम्मिलित हो गए। यानी हमने बुद्धि का प्रयोग करना सीख लिया, हमने अनुभव से सीख लिया, देख देख के सीख लिया, तो हम प्रोटोट्यूरान कहलाने लगे, कहा जाने लगे। यानी हम प्रोटोट्यूरान का हिस्सा हैं। और जो प्रोटोट्यूरान जो मानव है वो 4 हिस्सों में बटा हुआ था। यानी पहले हम आदि मानव थे, यानी निएंडरथल थे। निएंडरथल के बाद हम आए प्रोटोट्यूरान में। ये विकास समझो, पहले हम निएंडरथल प्रजाति के हुआ करते थे, उसके बाद हमारा जो प्रमोशन हुआ वो प्रोटोट्यूरान में हुआ। यानी हमारे अंदर बुद्धि का विकास हुआ, इसलिए हमको प्रोटोट्यूरान कहा जाने लगा। ट्यूरान यानी सीखना, बुद्धि से सीखना, अपने आप सीखना, प्रोटो अपने आप। तो प्रोटोट्यूरान हमें बदलाव हुए, हमारे अंदर बुद्धि आई, बुद्धि का प्रयोग करना हमने सीखा। और प्रोटोट्यूरान के अंतर्गत ये 4 तरह के मानव शामिल हैं। पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, आपको सही दिख रहा होगा, आप देखो, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। दूसरा प्रोटो मंगोलॉइड, तीसरा रामापिथेनिकस, और चौथा एरिस्टोकेट्स। यानी हम प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, प्रोटो मंगोलॉइड, रामापिथेनेकस, एरिस्टोक्रेटस, इस दुनिया में जितने भी मानव हैं वो इन 4 निएंडरथल प्रजाति के ही वंशज हैं। ये हमारे पूर्वज हैं ये चारों, चाहे कोई सा भी मानव हो धरती पे। अब समझते हैं कि हम भारत के जो लोग हैं वो कौन से प्रजाति के वंशज हैं। तो जैसा हमें पता है हम गोंडवाना लैंड का हिस्सा हैं, और गोंडवाना लैंड के हिस्से में 2 मानव थे, यानी 2 प्रजातियां थी, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड और प्रोटो मंगोलॉइड। यानी गोंडवाना लैंड के हिस्से में इन 2 प्रजातियों का विकास हुआ था, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड या प्रोटो मंगोलॉइड। और ये काले हुआ करते थे। ये क्या हुआ करते थे, काले हुआ करते थे। अफ्रीका के जंगलों में रहते थे, ये काले हुआ करते थे। और गोरे कौन से होते थे, जो अंगारा लैंड में रहते थे। यानी आज देखोगे, आज भारत का मानव क्या काला ही काला मिलता है? नहीं ना मिलता ना, गोरा भी मिलता है। इसका मतलब गोरा कहाँ से आया, गोरा अंगारा लैंड से आया। लेकिन जो हमारा आदि मानव है वो अफ्रीका यानी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और वो केवल 2 प्रजातियों में सम्मिलित है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और प्रोटो मंगोलॉइड। यानी कहीं ना कहीं हमारा जो भारत का आदि मानव है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है,
और वो इन दो प्रजातियों के अंतर्गत आता था, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड या कहें प्रोटो मंगोलॉइड। समझ में आया? लेकिन आज गोरे लोग भी मिलते हैं, इसका मतलब जो गोरे लोग हैं वो भारत बाद में आए हैं। जब भारत एशिया से जुड़ गया है, अंगारा लैंड से जुड़ गया है, जब वो लोग आए हैं, काली गोरी प्रजातियां आई हैं। लेकिन आदि मानव की बात करें वो काला हुआ करता था। और ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड जो प्रोटो मंगोलॉइड है, उनका दिमाग इन अंगारा लैंड के मानवों से बहुत हाई था, उच्च विकास था। इनका विकास बहुत जल्दी हो रहा था, इनकी बुद्धि का विकास बहुत जल्दी हुआ था। लेकिन अंगारा लैंड के जो मानव थे उनका विकास धीरे धीरे हो रहा था। यानी ये बहुत अधिक बुद्धिमान है और ये बहुत कम बुद्धिमान है। पहली बात तो ये आपको समझनी है। और आज की बात करें, अगर मैं उदाहरण से समझाऊं, आपने राजस्थान में मीणा जाति के लोग देखे होंगे। मीणा जाति के जो लोग हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड हैं एक तरह से। कौन है वो? प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ आपको। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड यानी एक लंबी कदकाठी के, जिनकी ठुड्डी बड़ी होती थी ठुड्डी, ठीक है, तो वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड हुआ करते थे, ठीक है। और प्रोटो मंगोलॉइड की बात करें तो आपने राजस्थान में एक गरासिया जनजाति का नाम सुना होगा। और गरासिया जनजाति के लोग आपने देखे हैं, वो कद काठी में छोटे होते हैं। जैसे आपने दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं बबूमा, उनको देखा होगा, उनको समझते हैं वो प्रोटो मंगोलॉइड जैसे हैं। और प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड यानी क्रिस गेल जैसा व्यक्ति, लंबा कद काठी का। और प्रोटो मंगोलॉइड जिनके होठ गद्दीदार होते हैं, मोटे मोटे, इनके बाल घुंघराले होते हैं, वो प्रोटो मंगोलॉइड हुआ करते थे। मैं उदाहरण के रूप में समझा रहा हूँ। तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड यानी क्रिस गेल और प्रोटो मंगोलॉइड यानी बबूमा, जो छोटे कद काठी के होते हैं, गरासिया जनजाति जैसे, वो प्रोटो मंगोलॉइड थे। यानी उसी रूप में दिखते थे। मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ कि वो उन्हीं की प्रजाति है, लेकिन जैसे आज तुमको सिर्फ एक इमेजिन करना है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि गरासिया जनजाति के लोग प्रोटो मंगोलॉइड जैसे दिखते हैं, और प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड यानी जो आपकी मीणा जनजाति है वो दिखती है। तो हम कहीं ना कहीं प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रोटो मंगोलॉइड के वंशज हैं, क्योंकि हमारा जो आदि मानव है, हमारे जो पूर्वज हैं, वो कहीं ना कहीं अफ्रीका महाद्वीप से आए थे, गोंडवाना लैंड से आए थे। अंगारा लैंड के जो मानव हैं वो रामापिथिनेकस और एरिस्टोकेटस हैं, जो गोरे हैं, गोरे बंदर हैं। कैसे हैं? गोरे बंदर हुआ करते थे, गोरे मानव हुआ करते थे, आदि मानव हुआ करते थे। तो ये दोनों चीज़ आपको समझनी होगी। आइए आगे चलते हैं। आगे हमको देखना है कि मानव उत्पत्ति के प्रमाण कहाँ से मिले हमको। तो मानव उत्पत्ति के प्रमाण अगर पूरे विश्व की बात करें तो हमको 50 लाख ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म से 50 लाख साल पहले के जो मानव उत्पत्ति के प्रमाण हैं, आदि मानव के जो प्रमाण हैं, वो हमको मध्य अफ्रीका देश से मिलते हैं। ठीक है, सबसे पुराने हैं पूरे विश्व में। यानी ये भी बताते हैं अफ्रीका में ही सबसे पहला मानव उत्पन्न हुआ था, फिर धीरे धीरे वो पूरे विश्व में फैलता गया। तो 50 लाख साल पहले के हमें मानव के जीवाश्म मिले हैं। क्या मिले हैं बच्चों? जीवाश्म हमको मिले हैं। 50 लाख साल पहले के जीवाश्म हमको मिले हैं। तो ये बात हमको समझनी है। तो 50 लाख साल पहले के जो प्रमाण हैं वो हमें मध्य अफ्रीका देश से मिलते हैं, जो कि जिबूती और जाम्बिया देश के आसपास है। यानी अफ्रीका महाद्वीप के दो देश हैं, जिबूती और जाम्बिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो एक तिकोनी सी, जो अफ्रीका महाद्वीप की जो एक तिकोनी चोटी है, जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, जो प्रायद्वीप है एक तरह का, वहाँ पर ये दो देश हैं, जिबूती और जाम्बिया। वहाँ पर ये हमको सबसे पुराने मानव के प्रमाण मिलते हैं। तो प्रश्न आ सकता है, सबसे पुराने आदि मानव के प्रमाण हमको कहाँ से मिले पूरे विश्व की बात करें? तो मध्य अफ्रीका के दो देश हैं, जिबूती और जाम्बिया। हमारी लास्ट स्लाइड है, ध्यान से सुनिए। भारत की बात करें तो भारत में हमें 30 लाख ईसा पूर्व के मिलते हैं। यानी अफ्रीका से 50 लाख साल पहले के प्रमाण मिले, लेकिन भारत से 30 लाख साल पहले के प्रमाण मिले। और कहाँ से मिले? शुरुआती प्रमाण मंडपिया, चित्तौड़गढ़ जो कि राजस्थान में आता है, डीडवाना और जायल जो कि कुचामन जिले में आता है राजस्थान के, बदमदुर्रई तमिलनाडु में अंतर, और अतीरकपम ये भी तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। तो इन 4-5 जगहों से हमें क्या मिले? आदि मानव के प्रमाण मिले भारत के अंतर्गत। वो पुराने थे 30 लाख साल पुराने। यानी 30 लाख साल पुराने की बात करें तो वो भारत में मिले, और 50 लाख साल पहले की बात करें तो वो अफ्रीका देश से मिले। और भारत में भी कहाँ से मिले? मंडपिया चित्तौड़गढ़, डीडवाना और जायल ये राजस्थान में है,
और बदमदुर्रई तमिलनाडु राज्य में है, अतिरक्कपम भी तमिलनाडु में है, और एक आता है गुफ्रा काल, और गुफ्रा काल जो है वो जम्मू कश्मीर में आता है। तो यहाँ से हमें प्राचीन मानव के प्रमाण मिलते हैं, और एक नोट लिखा हुआ है, और इस नोट का ये मतलब हुआ कि नीमच जो कि उदयपुर के आसपास है, यानी एमपी और उदयपुर की जो सीमा लगती है वहाँ पर निम्बा हेड़ा है, और वहीं पे एक जगह है माध्या खेड़ी। कौन सी जगह है बेटा? माध्या खेड़ी। तो उस माध्या खेड़ी से हमें 45 लाख ईसा पूर्व के प्रमाण मिले हैं भारत में। ये अभी हाल ही का शोध है, इसलिए मैंने इसको नोट में करवाया है। यानी हाल ही में हमको 45 लाख ईसा पूर्व के भी भारत में प्रमाण मिल चुके हैं माध्या खेड़ी, जो कि आपको मिलेगा आपको उदयपुर पुरातत्व विभाग ने इस पर शोध किया, और माध्या खेड़ी में 45 लाख साल पुराने आदि मानव के प्रमाण खोज लिए, जीवाश्म खोज लिए उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की सीमा पर, जो कि एमपी का भी हिस्सा आता है, नीमच, निम्बा हेड़ा, माध्या खेड़ी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली स्लाइड में हम अगली वीडियो में हम आगे से इस पर चर्चा करेंगे। तो तब तक इसका रिवीजन करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।